कहानी एक ऐसे इंसान की है जो एक टाइम मशीन के जरिए पास्ट में पहुंच गया था और उसकी मुलाकात अपने आप से ही होती है, जहां वो पास्ट वाला हेक्टर प्रेजेंट वाले हेक्टर पर अटैक कर देता है और खुद को ही मारने की कोशिश कर रहा था। इससे बचने के लिए हेक्टर टाइम में और पीछे चला जाता है और इसी तरह टाइम लूप में फंस कर रह जाता है। कहानी की शुरुआत में एक कार एक सुनसान जंगल के रास्ते से गुजरती है और एक नए घर के सामने रुकती है। इस कार से हेक्टर नाम का एक शख्स उतरता है जो अपनी वाइफ क्लारा के साथ इस नए घर में रहने आया था। वह गाड़ी चलाकर थक गया था, इसलिए आराम करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आती। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो अक्सर लोगों को नई जगहों पर जाने से होती है। बोर होकर वह अपनी दूरबीन उठाता है और आसपास के जंगल को देखने लगता है। तभी अचानक फोन की घंटी बजती है। ये फोन कॉल रहस्यमय थी क्योंकि उन्होंने अभी तक इस नए घर के नंबर को किसी को भी नहीं बताया था। तो फोन कैसे आ सकता है? जब हेक्टर फोन उठाता है तो दूसरी तरफ से सन्नाटा ही सुनाई दे रहा था। हेक्टर हैरान और परेशान हो गया था। वह उस नंबर पर वापस फोन करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। हेक्टर एक वॉइसमेल छोड़ता है और पूछता है कि उन्हें यह नंबर कहां से मिला। तभी क्लारा वहां आ जाती है और हेक्टर के हाथ से फोन गिर जाता है, लेकिन वे दोनों इस फोन कॉल वाले इंसिडेंट को इग्नोर कर देते हैं। थोड़ी देर बाद हेक्टर और क्लारा घर के बाहर बैठे हुए थे। हेक्टर दूरबीन से इधर उधर देख रहा होता है कि अचानक उसकी नजर जंगल के बीच एक लड़की पर पड़ती है। वह क्लारा को भी दिखाता है, लेकिन जब क्लारा देखती है तो वह लड़की गायब हो चुकी थी। हेक्टर दोबारा देखता है और इस बार वह लड़की अपने कपड़े उतार रही होती है। यह देखकर उसके मन में एक अजीब सी जिज्ञासा होती है। इसी बीच क्लारा शॉपिंग के लिए चली जाती है और हेक्टर का मन उस रहस्यमय लड़की के बारे में जानने के लिए बेचैन हो जाता है। वह उसका पीछा करने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में वो एक गिरे हुए कूड़ेदान के पास एक पुरानी साइकिल को देखता है जो किसी अजीब इंसिडेंट का सिग्नल दे रही थी। आखिरकार हेक्टर उस लड़की को ढूंढ निकालता है जो बिना कपड़े के बेहोश पड़ी थी। हेक्टर उस लड़की पर एक छोटी सी लकड़ी फेंककर चेक करता है, लेकिन लड़की हिलती तक नहीं। जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है, पीछे से किसी ने अचानक हेक्टर पर कैंची से हमला कर दिया था, लेकिन हेक्टर अपनी जान बचाकर भागने लगता है। वो एक पेड़ के पीछे छिप गया था। हेक्टर अपनी दूरबीन से देखता है कि उसका पीछा एक खतरनाक हमलावर कर रहा है, जिसके हाथ में एक बड़ी कैंची है और पूरे चेहरे पर बैंडेज बंधी हुई है। डरा हुआ हेक्टर मदद मांगने के लिए पास के एक घर में चला गया था। वो खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर घुस जाता है। अंदर उसे अजीबोगरीब चीजें दिखाई देती हैं, अजीब मशीनें, चालू कंप्यूटर और एक वॉकी टॉकी। हेक्टर वॉकी टॉकी के जरिए मदद मांगता है और दूसरी तरफ से एक आवाज ना जवाब देती है। वो आवाज उसी घर के मालिक की थी जो खुद का नाम एल्जोवन बताता है। हेक्टर एल्जोवन को उसके साथ हुई सारी चीजें बता देता है। एल्जोवन कहता है कि वह दूसरी बिल्डिंग में है और जल्द ही वहां आ रहा है। वह हेक्टर को वार्निंग देता है कि कुछ भी छुए नहीं। कुछ देर बाद एल फिर से हेक्टर से संपर्क करता है और पूछता है कि क्या उस हमलावर के मुंह पर पट्टी बंधी है। हेक्टर के हाँ कहने पर एल उसे बताता है कि वह उसे एक मॉनिटर पर देख रहा है और उसके लिए हेक्टर के पास आना खतरनाक होगा, इसलिए हेक्टर को खुद ही एल के पास आना होगा। हेक्टर एल के बताए रास्ते पर चलकर एल की लैबोरेटरी में पहुंचता है, जहां और भी पावरफुल मशीनें लगी थीं। एल एक वैज्ञानिक है जो टाइम ट्रैवल के एक्सपेरिमेंट में लगा हुआ था। वो हेक्टर को एक स्पेशल टैंक में छिपने के लिए कहता है ताकि वह हमलावर से बच सके। हेक्टर को शुरू में एल पर भरोसा नहीं होता, लेकिन जब वह हमलावर वहां पहुंचकर खिड़की से झांकता है तो हेक्टर डरकर टैंक में कूद जाता है। टैंक में पानी भरा था और हेक्टर एल को भी साथ आने के लिए कहता है, लेकिन एल मशीनों को ऑपरेट करने में लगा था और अब टैंक बंद हो जाता है। जब एल कुछ देर बाद टैंक खोलता है तो पानी गायब हो चुका होता है और हेक्टर बेहोश पड़ा था। सुबह होते ही हेक्टर होश में आता है और एल उसे देखकर चौंक जाता है। एल कहता है कि उसने हेक्टर को पहले कभी नहीं देखा और न ही उसने हेक्टर को उस टैंक में बंद किया था। गुस्से और भ्रम में हेक्टर दूरबीन से अपने घर की ओर देखता है और वो एक ऐसा नजारा देखता है जो उसकी समझ से परे है। वो अपनी वाइफ क्लारा को घर का सामान सजाते देखता है, लेकिन शॉक करने वाली बात ये थी कि वो खुद को भी वहां देखता है जो क्लारा के साथ बातचीत कर रहा था। एल उसे समझाता है कि टैंक में प्रवेश करने के कारण वो समय में एक दिन पीछे चला गया है। आज जो दिन हेक्टर के लिए 17 तारीख है, वह असल में 16 तारीख है। वो जिसे अपना घर समझ रहा है, वहां मौजूद हेक्टर एक दरअसल उसका अपना ही अतीत का रूप है, जिसे अब हम हेक्टर एक कहेंगे, और जो टाइम ट्रैवल करके आया है वो हेक्टर 2 बन गया है। यह सुनकर हेक्टर 2 को पुलिस के पास जाने का ख्याल आता है, लेकिन एल उसे समझाता है कि ऐसा करने पर वो खुद ही फंस जाएगा, क्योंकि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। एल एक तरीका बताता है। उसके हिसाब से हेक्टर 2 को छिपकर रहना है
और जब हेक्टर 1 वही सब करेगा जो हेक्टर 2 ने किया था, तो वह भी टाइम ट्रैवल करके एक दिन पीछे चला जाएगा। इस तरह टाइम एक लूप लेगा और हेक्टर 2 अपने प्रेजेंट में साफे रह सकेगा। हेक्टर 2 को यह तरीका सही भी लगता है, लेकिन फिर भी वो अपनी वाइफ को लेके परेशान था। वो अपने घर फोन करता है और फोन हेक्टर 1 उठाता है। हेक्टर 2 की आवाज सुनकर हेक्टर 1 चुप रहता है। इस पल हेक्टर 2 को रियलाइज होता है कि स्टार्टिंग में फोन उसे आया था, वो दरअसल उसी ने खुद को किया था। यानी कि हेक्टर अपने आप को पास्ट से कॉल करता है। एल हेक्टर 2 को वार्निंग देता है कि कुछ भी ऐसा न करे जिससे टाइम में कुछ छेड़छाड़ हो जाए, और वो मशीनों को तैयार करने चला जाता है। लेकिन हेक्टर 2 खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो ये जानना चाहता था कि हेक्टर 1 क्या कर रहा है, और इसीलिए एल की कार लेकर वो चुपके से अपने घर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में उसे वही लड़की सीका साइकिल चलाती दिखाई देती है। वह ये सोचने लगता है कि आखिर सीका के साथ हुआ क्या था कि तभी पीछे से एक कार आकर उसकी कार से टकरा जाती है। हेक्टर 2 की कार पेड़ से जा टकराती है और उसके सिर में चोट आती है। खून बहते देख वो अपने हाथ की पट्टी खोलकर सिर पर बांध लेता है और फिर मुंह पर भी लपेट लेता है। शीशे में अपना चेहरा देखकर वो बिल्कुल ही शॉक रह गया था। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वह उसी किलर जैसा दिख रहा है जिसने उस पर हमला किया था। इसी बीच सीका एक्सीडेंट की आवाज सुनकर वहां आ जाती है। हेक्टर 2 उससे कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। सीका एम्बुलेंस को बुलाना चाहती है, लेकिन फोन में नेटवर्क नहीं है। वह हेक्टर 2 को पानी पिलाती है और अपनी कैंची की मदद से उसकी पट्टी को ठीक से बांध देती है। हेक्टर 2 उस गिरे हुए कूड़ेदान और सीका की साइकिल को देखकर अचानक सब कुछ समझ जाता है। उसे एहसास होता है कि उसे वह सब कुछ दोहराना है जो उसके साथ हुआ था। वह कूड़ेदान के पास पड़ी एक पुरानी जैकेट पहन लेता है, ठीक उस किलर की तरह, और सीका को जंगल में चलने के लिए मजबूर करता है। जब वह मना करती है तो वह उसकी ही कैंची से उसे डराने लगता है। वह उसे समझाता है कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन उसे एक काम करना होगा। वह सीका को उसी जगह ले जाता है जहां वह पहले बेहोश पड़ी थी। दूरबीन से वह हेक्टर 1 को देखता है, जो ठीक उसी तरह घर में दूरबीन से बाहर देख रहा है। हेक्टर 2 सीका को कपड़े उतारने के लिए कहता है ताकि हेक्टर 1 ये सीन देख सके और जंगल में आकर उसके जाल में फंस जाए। उसकी ये तरकीब थी कि वो हेक्टर 1 पर हमला करे, जिससे वह डर कर भागे और एल के घर में चला जाए और फिर टाइम ट्रैवल करे। इस तरह टाइम लूप पूरा हो जाएगा और हेक्टर 2 अपनी वाइफ के साथ शांति से रह सकेगा। लेकिन सीका मौका पाकर भागने की कोशिश करती है। हेक्टर 2 उसका पीछा करता है और भागते भागते सीका एक गड्ढे में गिरकर बेहोश हो जाती है। हेक्टर 2 उसे वापस उसी पत्थर के पास ले आता है, उसके कपड़े उतार देता है और हेक्टर 1 के आने का इंतजार करने लगता है। जैसे ही हेक्टर 1 आता है, हेक्टर 2 उस पर हमला कर देता है। हेक्टर 1 डरकर भागने लगता था और हेक्टर 2 उसका पीछा करता है, ये देखने के लिए कि वो एल के घर में जाए। पीछा करते करते वो थक गया था। अब हेक्टर 2 आराम करने लगता है कि तभी उसे सीका की चीख सुनाई देती है। वह तुरंत दौड़ता है, लेकिन उस पत्थर के पास अब सीका नहीं होती। उसे लगता है कि शायद वह उसके घर भाग गई होगी। वो अपने घर पहुंचता है और सोचता है कि एक बार क्लारा से मिल ले, फिर हेक्टर 1 को डराकर अपना काम पूरा करेगा। लेकिन जैसे ही वह अंदर जाता है, कोई उस पर मेज फेंक कर हमला करता है। वह समझ जाता है कि कोई घर में छिपा हुआ है। वह दरवाजे के बाहर से कहता है कि ये घर उसका है और वो सब कुछ समझा सकता है, लेकिन अंदर से कोई रिप्लाई नहीं मिलता। आखिरकार वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है, इस डर से कि कहीं सीका ने पुलिस को ना बुला लिया हो। हेक्टर पूरे कमरे में सीका को ढूंढता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। तभी उसे छत से आवाज आती है। वो समझ जाता है कि वह खिड़की के रास्ते छत पर भाग गई है। वह तेजी से छत पर पहुंचता है और उसका पैर पकड़ लेता है, लेकिन बदकिस्मती से वो लड़की फिसलकर नीचे गिर जाती है और मर जाती है। जब हेक्टर 2 नीचे जाकर उसका चेहरा देखता है तो वो हैरान रह जाता है। वो लड़की सीका नहीं, बल्कि उसकी अपनी वाइफ क्लारा थी। उसकी गलती की वजह से वही चीज हो गई है जिसे वो रोकना चाहता था। हेक्टर 2 बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। वो एल को वॉकी टॉकी पर सब कुछ बता देता है। इसके बाद हेक्टर 2 एल के पास लौटता है और हेक्टर 1 को खिड़की से डराकर टैंक में भेज देता है। ये वही सीन था जो हमने कुछ देर पहले देखा था। अब जब हेक्टर 1 टाइम ट्रैवल कर चुका होता है, तो हेक्टर 2 एल से अपनी वाइफ को बचाने के लिए उसे दोबारा टाइम में पीछे भेजने को कहता है, लेकिन एल का कहना था कि मशीन खराब हो चुकी है। गुस्से में हेक्टर 2 एल की लैब तोड़ने की धमकी देता है, जिससे डरकर एल मशीन चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन वो काम नहीं करती। हेक्टर 2 को पता चलता है कि मशीन की एक बैटरी गायब है। पूछने पर एल कहता है कि उसने बैटरी बाहर फेंक दी है। जब वो दोनों बैटरी ढूंढने बाहर जाते हैं, तभी हेक्टर के दिमाग में एक बात आती है और वो एल से पूछता है कि उसके पास्ट में जाने की बात कहने से पहले ही
एल ने टाइम मशीन की बैटरी क्यों फेंक दी? उसे कैसे पता था कि वो पास्ट में जाने की बात कहेगा? हेक्टर समझ गया था कि एल ने यह सब जानबूझकर किया है। हेक्टर के मारने पर एल उसे बताता है कि यह सब करने का ऑर्डर उसे हेक्टर के ही एक और वर्जन हेक्टर 3 ने दिया था। ये सुनकर हेक्टर 2 हैरान रह जाता है। उसे लगा था कि इस खेल में सिर्फ 2 हेक्टर हैं, लेकिन असल में एक तीसरा हेक्टर भी है जो और भी आगे के फ्यूचर से आया हुआ है। वो कौन है और उसने एल को ऐसा क्यों कहा? ये सवाल अपने जवाब के इंतजार में ही रह जाते हैं, क्योंकि तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है और पुलिस की सायरन की आवाजें नजदीक आने लगती हैं। शायद सीका ने पुलिस को बुला लिया था सब कुछ जानने और इस लूप को तोड़ने के लिए। हेक्टर 2 एक बार फिर उसी टैंक में जाता है। इस बार एल ने टाइम मशीन को कुछ वक्त पीछे के लिए सेट किया है। हमें वो सीन दिखाया जाता है जब हेक्टर एक पहली बार टाइम ट्रैवल करके एल के सामने आया था, लेकिन इस बार कुछ सेकंड पहले टैंक से हेक्टर 3 निकलता है। एल उसे देखकर शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि उसके लिए यह सब नया है। हेक्टर 3, जो इस पूरे खेल को जानता है, एल को समझाता है कि आगे क्या करना है। तभी टैंक में फिर से हलचल होती है और इस बार हेक्टर 2 बाहर निकलता है, जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। हेक्टर 3 एल से कहता है कि वह हेक्टर 2 के साथ वही सब करे जो इससे पहले हुआ था। एल अपना काम पूरा करके हेक्टर 3 के पास लौटता है और उनकी लंबी बातचीत होती है। एल पूछता है कि अगर तुम अपनी वाइफ को बचा लोगे तो हेक्टर 2 टाइम ट्रैवल क्यों करेगा? हेक्टर 3 जवाब देता है, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। इसके बाद हेक्टर 3 एल की दूसरी कार लेकर हेक्टर 2 का पीछा करने निकल पड़ता है ताकि वो उस पर नजर रख सके। रास्ते में उसे सीका साइकिल चलाती दिखाई देती है। उसे एहसास होता है कि जिस कार ने हेक्टर 2 की कार को टक्कर मारी थी वो लाल रंग की थी और ये कार भी लाल है, यानी वो एक्सीडेंट भी उसी ने किया था। जब हेक्टर 2 कार रोककर सीका को देख रहा होता है, हेक्टर 3 जानबूझकर उसकी कार से टकरा देता है ताकि हेक्टर 2 को चोट लगे और सब कुछ उसी तरह हो जैसा होना चाहिए। लेकिन इस टक्कर में हेक्टर 3 की कार भी कंट्रोल से बाहर होकर कूड़ेदान से जा टकराती है और उसे काफी चोटें आती हैं। वो तुरंत एल को मैसेज भेजता है कि वो हेक्टर 2 को टाइम ट्रैवल करने से रोके। कुछ देर बाद वो अपने घर की ओर जाने की कोशिश करता है कि तभी रास्ते में उसे सीका मिलती है। सीका हेक्टर 3 का चेहरा देखकर चीख पड़ती है। ये वही सीन है जब हेक्टर 2 को सीका की चीख सुनाई दी थी। हेक्टर 3 सीका को समझाता है कि वो बैंडेज वाला आदमी खतरनाक है और उन्हें रात होने तक यहीं छिपे रहना चाहिए, लेकिन हेक्टर की हालत बहुत खराब थी और वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद सीका उसे जगाती है और बताती है कि उसने पास में एक घर देखा है जहां लाइट जल रही है। वो हेक्टर 3 को उसी घर में ले आती है बिना यह जाने कि यह हेक्टर का ही घर है। वो उसे एक कुर्सी पर बैठाकर आराम करने को कहती है और खुद फोन ढूंढने निकल जाती है। तभी क्लारा अंदर आती है और अपने पति को इस हालत में देखकर परेशान हो उठती है। हेक्टर 3 उसे शांत करता है और कहता है कि ये सिर्फ एक मामूली एक्सीडेंट है। क्लारा उसे फुसफुसाते हुए बताती है कि घर में एक बैंडेज वाला आदमी घुस गया है और उसने पुलिस को बुला लिया है। हेक्टर 3 क्लारा को स्टोर रूम में छिपने को कहता है और फिर सीढ़ी लगाकर उस कमरे में जाता है जहां सीका छिपी हुई है। वो एक मेज उठाकर हेक्टर 2 पर फेंक देता है, ठीक वैसे ही जैसे उसके साथ हुआ था। फिर वो सीका को बताता है कि उस बैंडेज वाले आदमी ने उसे पहचान लिया है और अगर उसे अपनी जान बचानी है तो उसे अपना रूप बदलना होगा। वो उसके बाल काटकर छोटे कर देता है और अपनी पत्नी के कपड़े पहनाकर उसे खिड़की से भाग जाने को कहता है। जाते जाते वह उसे बताता है कि वो आज बहुत खूबसूरत लग रही है। जैसे ही सीका खिड़की से निकलकर भागने लगती है, हेक्टर 2 अंदर आ जाता है। डरकर सीका छत की ओर भागती है और हेक्टर 2 उसका पैर पकड़ लेता है, लेकिन सीका फिसलकर नीचे गिर जाती है और मर जाती है। हेक्टर 2 को लगता है कि ये क्लारा है, लेकिन असल में पहले की तरह यह सीका ही थी। हेक्टर 3 क्लारा को स्टोर रूम से बाहर निकालता है और दोनों बगीचे में जाकर बैठ जाते हैं। हेक्टर क्लारा से कहता है कि अब कुछ नहीं होगा और उसे यहीं बैठे रहना चाहिए। इस बीच हेक्टर 2 गुस्से में घर का सामान तोड़ फोड़ रहा होता है और आखिरकार कार लेकर चला जाता है। हेक्टर 3 को अब एहसास होता है कि बार बार टाइम ट्रैवल करने से चीजें सुधरने के बजाय बिगड़ती ही जाती हैं। उसने अपनी वाइफ को बचा लिया, लेकिन इस सब में मासूम सीका की जान चली गई, जो सिर्फ मदद करना चाहती थी। और हेक्टर 1 और हेक्टर 2 का लूप अब भी जारी है, जो शायद कभी खत्म नहीं होगा। फिल्म इसी उलझन और मिस्ट्री के साथ खत्म होती है, जिसमें ऑडियंस के मन में कई सवाल छोड़ दिए जाते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे।